स्वयं संविधान ने अपनी रक्षा के लिए कुछ अविचल आधार निर्धारित कर रखे हैं। यह बात सत्ता और संविधान के मध्य संतुलन, बहुमत और मूल्यों के टकराव तथा लोकतंत्र और निरंकुशता की सूक्ष्म रेखा को उजागर करता है। आज का यह मूड कोर्ट उसी ऐतिहासिक संघर्ष का पुनर्पाठ है जहाँ ये प्रश्न उठा कि क्या संविधान संसद के अधीन है या संसद स्वयं संविधान के अधीन है। इसी संवैधानिक द्वंद्व की पृष्ठभूमि में ये न्यायालय इस ऐतिहासिक वाद की सुनवाई आरंभ करता है। माननीय न्यायालय की अनुमति से मैं याचिकाकर्ता परम पूज्य स्वामी केशवानंद भारती की ओर से इस संविधान पीठ के समक्ष उपस्थित हूँ। यह याचिका केवल किसी भूमि सुधार कानून की वैधता तक सीमित नहीं है, न ही है केवल एक धार्मिक संस्था की शिकायत भर है। यह याचिका भारत के संविधान के हृदय तक पहुँचने वाले अत्यंत गंभीर संवैधानिक प्रश्न उठाती है। यह माननीय न्यायालय के समक्ष मूल प्रश्न यह है कि क्या भारत की संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन ऐसी निरंकुश और पूर्ण शक्ति प्राप्त है या फिर यह शक्ति स्वयं संविधान की प्रकृति, दर्शन और पहचान द्वारा सीमित है। यह विवाद इस बात का है कि क्या संविधान एक स्थायी मूल्यों वाला जीवन दस्तावेज है या केवल अस्थायी राजनीतिक बहुमतों की इच्छा पर बदल सकने वाला साधारण विधायी उपकरण है। यह न्यायालय आज यह तय करेगा कि क्या संविधान के भीतर कोई ऐसा मूल तत्व है, एक ऐसी आत्मा जिसे कोई भी सत्ता, चाहे वह कितनी भी प्रतिनिधि क्यों न हो, नष्ट नहीं कर सकती। याचिकाकर्ता का विनम्र निवेदन है कि संशोधन संविधान के विकास का माध्यम हो सकता है, किंतु उसकी पहचान के विनाश का साधन नहीं। माननीय न्यायालय के समक्ष मामले के तथ्य इस प्रकार है कि याचिकाकर्ता परम पूज्य स्वामी केशवानंद भारती केरल राज्य में स्थित एक प्राचीन हिंदू धार्मिक संस्था एक मठ के प्रमुख है। यह मठ सदियों से धार्मिक, आध्यात्मिक एवं छठी भूमि व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं बल्कि धार्मिक कर्तव्यों एवं समाज सेवा हेतु प्रयुक्त होती है। वर्ष 1969 में केरल राज्य ने केरल भूमि सुधार अधिनियम पारित किया, जिसके अंतर्गत भूमि स्वामित्व पर कठोर सीमाएं लगाई गई और भूमि को राज्य में निहित करने का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम बिना किसी भेदभाव के धार्मिक एवं धर्मार्थ संस्थानों पर भी लागू किया गया, जिससे एडी मठ के अस्तित्व पर भी संकट उत्पन्न हो गया। इस अधिनियम से आहत होकर याचिकाकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस माननीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और यह तय किया कि यह अधिनियम उनके अनुच्छेद 14, 19, 26 तथा 31 के अंतर्गत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मामले की सुनवाई के दौरान संसद ने 24वां, 25वां तथा 29वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य संसद की संशोधन शक्ति को असीमित घोषित करना और न्यायिक समीक्षा को सीमित करना तथा भूमि सुधार कानून को संवैधानिक चुनौती से परे रखना था। इस प्रकार यह मामला एक साधारण विधायी विवाद न रहकर संसद और संविधान की सर्वोच्चता के बीच ऐतिहासिक संघर्ष में परिवर्तित हो गया। माननीय न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न इस प्रकार है कि क्या अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की संविधान संशोधन शक्ति पूर्णतः असीमित है या उस पर अंतर्निहित संवैधानिक सीमाएं लागू होती है। क्या संविधान के भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को संवैधानिक संशोधन द्वारा पूर्णतः या नष्ट किया जा सकता है? क्या भारत के संविधान में कोई ऐसी मूल संरचना या आधारभूत ढांचा है जिसे संशोधन द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता? मैं
की सर्वोच्चता। जो संशोधन संविधान की पहचान को नष्ट कर दे वे संशोधन न होकर संविधान का प्रतिस्थापन बन जाता है, जिसकी अनुमति अनुच्छेद 368 नहीं देता। संशोधन का उद्देश्य संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और सुदृढ़ीकरण है, उनका विनाश नहीं। मौलिक अधिकार राज्य द्वारा दिया गया अनुदान नहीं, बल्कि राज्य शक्ति पर लगाए गए बाध्यकारी प्रतिबंध है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की रक्षा और लोकतांत्रिक असहमति को सुरक्षित करते हैं। यदि संसद को इन्हें मूल से समाप्त करने की अनुमति दी जाए तो संविधान बहुसंख्यक तानाशाही में परिवर्तित हो जाएगा। न्यायपूर्ण अवलोकन वह माध्यम है जिसके द्वारा संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित होती है। जो संशोधन न्यायिक समीक्षा को समाप्त करता है वह संविधान के रक्षक को ही हटा देता है। न्यायिक पुनर्विलोकन के बिना संविधान मात्र एक राजनीतिक घोषणा पत्र बनकर रह जाएगा। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक पुनर्विलोकन और विधि का शासन, ये सभी संविधान की मूल संरचना के तत्व है। इनका विनाश संविधान की पहचान को ही बदल देगा। यह आदरपूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि भारत का संविधान अपनी शक्ति जनता से प्राप्त करता है और संसद और जनता द्वारा निर्वाचित प्रातिनिधिक संस्था है। उसी संविधान इच्छा की वास्तविक संरक्षक है। संसद की संशोधन शक्ति पर मौलिक प्रतिबंध लगाना वस्तुतः जनता की सामूहिक बुद्धिमत्ता पर अविश्वास प्रकट करना होगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश की बदलती सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं को समझने और उनका समाधान करने का सर्वोत्तम मंच संसद है, न कि न्यायपालिका। प्रतिवादी पक्ष ये निवेदन करता है कि संविधान को स्थिर दस्तावेज नहीं बल्कि एक जीवित और गतिशील साधन है। भारत की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताएं जैसे असमानता, गरीबी और ऐतिहासिक अन्याय निरंतर संवैधानिक विकास की मांग करती है। भूमि सुधार, संसाधनों का पुनर्वितरण और कल्याणकारी कानूनों के लिए अनेक बार संवैधानिक संशोधन आवश्यक होते हैं। यदि संसद की संशोधन शक्ति पर निहित सीमाएं लगा दी जाए तो राज्य की प्रस्तावना में निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के उद्देश्य को प्राप्त करने में असमर्थ हो जाएगा। अनुच्छेद 368 का साधारण और साधारण बात स्पष्ट करता है कि संसद को संविधान में संशोधन करने की व्यापक प्रतिवादी पक्ष का यह भी तर्क है कि मूल संरचना जैसे अस्पष्ट और अपरिभाषित सिद्धांतों के आधार पर संवैधानिक संशोधनों को निरस्त करने की शक्ति न्यायपालिका को संविधान से भी ऊपर स्थापित कर सकती है। इससे न्यायिक समझौता का खतरा उत्पन्न होता है, जहां निर्वाचित संसद की तुलना में अनिर्वाचित न्यायाधीशों की इच्छा प्रधान हो जाती है। संविधान में ऐसी न्यायिक प्रधानता की परिकल्पना नहीं की है। प्रतिवादी पक्ष संघी प्रसाद बनाम, भारत संघ और सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य जैसे पूर्व निर्णयों पर भरोसा करता है, जिनमें माननीय न्यायालय ने संसद की उस शक्ति को स्वीकार किया था जिसके अंतर्गत वह मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है। यह निर्णय संवैधानिक संशोधन के क्षेत्र में संसदीय सर्वोच्चता को मान्यता देते हैं और इन्हें सहजता से त्यागा नहीं जाना चाहिए। उपरोक्त तर्कों के आलोक में प्रतिवादी पक्ष विवशतापूर्वक प्रार्थना करता है कि यह माननीय न्यायालय अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की पूर्ण संशोधन शक्ति को मान्यता प्रदान करे, याचिका को निरस्त करे और लोकतांत्रिक लचीलापन बनाए रखते हुए राज्य को अपने परिवर्तनकारी संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में सक्षम बनाए। अनुपात 6 के सूक्ष्म किंतु निर्णायक बहुमत से इस माननीय न्यायालय ने यह सुस्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को प्राप्त संवैधानिक संशोधन की शक्ति यद्यपि
व्यापक और पूर्ण प्रतीत होती है, तथापि वह असीमित और निरंकुश नहीं है। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि संविधान सर्वोच्च है, संसद उसके अधीन है और इसलिए संशोधन की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार नहीं किया जा सकता कि जिससे स्वयं संविधान की पहचान या आधारभूत स्वरूप ही परिवर्तित हो जाए। पीठ ने यह निर्णायक रूप से घोषित किया है कि ऐसा कोई भी संशोधन जो संविधान की मूल संरचना को नष्ट करता है, समाप्त करता है, दुर्लभ बनाता है या उसके सार को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाता है, संवैधानिक होना होगा, भले ही वह अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए क्यों न पारित किया जाए। संशोधन की शक्ति में संविधान के ढांचे को ध्वस्त करने या उसकी मूल विचारधारा को पुनर्लिखित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। न्यायालय ने यह रेखांकित किया है कि संविधान केवल एक राजनीतिक दस्तावेज नहीं है, बल्कि लोकतंत्र, विधि का शासन, स्वतंत्रता, समानता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता जैसे शाश्वत मूल्यों का संवैधानिक घोषणा पत्र है। यह मूल्य संविधान की आत्मा है और अस्थायी संसदीय बहुमतों के अधीन नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक संशोधन को संविधान की निरंतरता, समरूपता और सर्वोच्चता को बनाए रखते हुए किया जाना अनिवार्य है। ईश्वरानंद भारती का निर्णय भारत की संवैधानिक अंतरात्मा है। यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता संरक्षक बल नहीं, शासक नहीं और लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बल्कि स्थायी संवैधानिक मूल्यों से जीवित है। संविधान की मूल संरचना का अर्थ यह है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, पर उसका अस्तित्व, पहचान और आत्मा संशोधित नहीं की जा सकती। संशोधन समय की आवश्यकता हो सकता है, किंतु संशोधन की शक्ति में संविधान के मूल सिद्धांतों को समाप्त करने का अधिकार निहित नहीं है। लोकतंत्र, विधि का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकारों का सार, धर्मनिरपेक्षता और संविधान की सर्वोच्चता यह वे आधार है जिस पर पूरा संवैधानिक ढांचा टिका है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, पर ऐसा कोई भी संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा जो इन मूल तत्वों को क्षति पहुंचाता या नष्ट कर दे। मूल संरचना ये सुनिश्चित करती है कि सत्ता स्वयं को संविधान से ऊपर न माने और प्रत्येक संशोधन संविधान की आत्मा की रक्षा करते हुए ही किया जाए, क्योंकि